देख सकते हैं वीडियो का पहला क्वेश्चन है, एक एपी में पहला पद 7 और 13वां पद 35 है, तो सार्वंतर तथा प्रथम 13 पदों का योग ज्ञात करें। एक एपी हमें दिया गया है क्वेश्चन में और एपी का प्रथम पद हमें दिया गया है 7। प्रथम पद को हम लोग A1 से दर्शाते हैं और वो हमें दिया है 7। उसके बाद देख सकते हैं 13वां पद 35 दिया है, तो यहां से हम लिख सकते हैं 13वां पद। 13वां पद वो दिया है 35 लिख लेंगे। और हमें मालूम है कि 13वां पद पाने के लिए हम प्रथम पद में जो है डी को 12 बार जोड़ लेंगे, यानी 12d लिख लेंगे। 12d इक्वल्स टू उसका वैल्यू दिया है 35 और यहां से मान हम लोग रख लेंगे। प्रथम पद हमारे लिए 7 है, तो यहां से हम 7 ले लेंगे प्लस 12d इक्वल्स टू 35। फिर यहां से आगे लिख सकते हैं हम लोग 12d इक्वल्स टू 35 की, और ये 7 को ले जाएंगे, प्लस का है तो जाके हम माइनस कर लेंगे इसे। देन 12d इक्वल्स टू 35 से अगर 7 हम माइनस कर लेंगे तो हमारे पास 28 हो जाएगी। और हम कह सकते हैं कि जो d का वैल्यू होगा 12 इंटू है जाके डिवाइड हो जाएगी, तो 28 के नीचे हम 12 को लिख लेंगे ऐसे, और 4 का पहाड़ा में काटेंगे, 4 सते या 28 और 4 तिये 12, तो हम कह सकते हैं कि जो d का वैल्यू होगा वो 7/3 होगा। d का वैल्यू हमें मालूम हो गई। अब यहां से हम 13 पदों का योग ज्ञात करेंगे। तो योग का फॉर्मूला होता है Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू A1 माने प्रथम पद प्लस An, यानी जितना पद हमें बोला गया है अंतिम पद उसको लिखना An। Sn इक्वल्स टू n के लिए हमारे पास 13 है, यानी 13 पदों का योगफल हमें मांगा गया, तो यहां से हम 13 लिख लेंगे इक्वल्स टू n के लिए लिखेंगे 13 डिवाइडेड बाई 2 इंटू प्रथम पद हमारे लिए 7 है, तो हम 7 लेंगे प्लस An, यानी A13 हमसे मांगा गया है। यहां से फिर हम बैठा सकते हैं 13 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 7 प्लस A13 का मान हमसे मांगा गया है और 13वां पद हमारे पास 35 है, तो यहां से हम 35 ले लेंगे और 13/2 इंटू इन दोनों को जोड़ेंगे, 35 और 7 को जोड़ेंगे तो हमारे पास होगी 42 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 दूनी 42 होता है। यहां से गुणा कर लेंगे, 13 एकम 13, हासिल 1, 13 दूनी 26 और 1 27, यानी हम 13 पदों का अगर योगफल निकालेंगे तो 273 होगा। 273 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है y का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक हो। दो बिंदु हमें दिया गया है, यहां से हम लिख सकते हैं दो बिंदु। एक बिंदु है P और उसका वैल्यू हमें दिया है 2, -3 और एक दूसरा बिंदु है Q और उसके लिए वैल्यू हमें दिया है 10, y। और ये जो दो बिंदु है इनके बीच की दूरी 10 मात्रक दिया गया है। ये एक रेखाखंड है P से Q तक, इसकी जो दूरी हमें दिया गया है वो 10 मात्रक है, 10 मात्रक। दिया गया है। यहां से हम x1 ले लेंगे, x1, x2, y1, y2। तो x1 हमारे लिए 2 होगी और x2 होगा 10। उसी तरह y1 -3 और y2 ये y, इनके बीच की दूरी 10 मात्रक दिया है, तो इनके बीच की दूरी हम निकाल लेंगे। यहां से
पी क्यू की दूरी दिया है 10 मात्रक 10, पर हमें मालूम है दूरी सूत्र होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और उसके बदले हमें दिया है 10। यहां से हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1, x2 हमारे लिए 10 है तो यहां से हम 10 ले लेंगे, माइनस x1 और उसके लिए 2 दिया है तो 2 ले लेंगे, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे ऐसे, ये प्लस लगाएंगे। y2 मेरे लिए है y, ये माइनस y1 माइनस 3, तो ये माइनस और ये माइनस 3, माइनस माइनस प्लस कर लेंगे, 3 ले लेंगे, इसका होल स्क्वायर लगाएंगे ऐसे, इक्वल्स टू, इसका रूट हम हटा लेंगे लेफ्ट से तो राइट साइड में स्क्वायर हो जाएगी। अगर लेफ्ट से हम रूट हटाएंगे तो राइट में स्क्वायर, राइट का स्क्वायर हटाएंगे तो लेफ्ट में रूट हो जाएगी। यहां से आगे हम लिख सकते हैं 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 आएगी और 8 का स्क्वायर प्लस ये a और ये b मानेंगे तो a प्लस b का होल स्क्वायर, फॉर्मूला होगी a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इसको a ले लेंगे, 3 को b ले लेंगे, 2ab प्लस b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर यानी 10 10 से 100। यहां से आगे हम लोग लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर 64, 8 8 64 प्लस y का स्क्वायर प्लस ये पूरा एक साथ गुणा कर लेंगे तो 3 दूनी 6y, 3 का स्क्वायर 3 3 9 इक्वल्स टू 100। फिर हम लिख सकते हैं ऐसे, इनको और इनको जोड़ लेंगे तो 64 से 9 को जोड़ेंगे 73 हो जाएगी, प्लस y स्क्वायर प्लस 6y, इधर इसको लेकर आएंगे माइनस 100 इक्वल्स टू 0, ये प्लस का था लेफ्ट में आके माइनस हो जाएगी। यहां से आगे हम लोग लिख सकते हैं फिर y का स्क्वायर प्लस 6y, 100 और 73 प्लस में है और 100 माइनस में, अलग अलग साइन में घटा लेंगे तो 100 में से 73 घटा लेंगे तो यहाँ से 27 हो जाएगी, क्योंकि 100 में माइनस वो बड़ी है तो यहाँ माइनस लगाएंगे इक्वल्स टू 0। अब 27 को ऐसी दो संख्या में तोड़ेंगे जिनको गुणा करने पर 27 और उन दो संख्याओं का अगर हम माइनस कर दे तो 6 हो जाए, तो 9 और 3 होगी, 9 को 3 से गुणा करेंगे 9 3 27, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6, यहां से हम लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस एक लिया है मैंने 9 और दूसरा 3 तो 9 लेंगे, यहां से 9y, ये माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे, माइनस करके लाना है एक 3y, फिर माइनस 27 इक्वल्स टू 0। आगे हम लिख सकते हैं y का स्क्वायर प्लस प्लस में प्लस 9y प्लस माइनस माइनस 3y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। आगे हम लिख सकते हैं दोनों से y कॉमन ले लेंगे तो यहां से आएगी y प्लस 9, y स्क्वायर, y को 9 से गुणा करेंगे 9y। अब इन दोनों से हम माइनस 3 को कॉमन लेंगे तो यहां से आएगी y, ताकि 3 को माइनस 3 को y से इंटू करेंगे माइनस 3y, यहाँ रखेंगे प्लस, ताकि प्लस माइनस माइनस 9 रखेंगे, 9 3 27 इक्वल्स टू 0। अब ये y प्लस 9 दोनों में एक बार ले लेंगे, इनके जो सामने बाहर में y है इसको ले लेंगे, इनके बाहर में जो माइनस 3 है इसको लेंगे और ये दोनों को मिला के एक जोड़ा बनाएंगे इक्वल्स टू हम 0 ले लेंगे। देन y प्लस 9 इक्वल्स टू एक बार 0 लेंगे और y माइनस 3 इक्वल्स टू एक बार 0 लेंगे, इनके बदले एक बार 0, इनके लिए एक बार 0। अब y इक्वल्स टू ये प्लस का 9 है तो जाके माइनस हो जाएगी, और यहाँ से y इक्वल्स टू ये माइनस का 3 है तो राइट में जाके प्लस हो जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि जो y का वैल्यू होगा वो प्लस का 3 और माइनस का 9, तो y के 2 मान होंगे
जो हमसे पूछा गया था कि y का मान क्या होगा, तो वो 3 हो सकता है या -9। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 cm है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक घड़ी है जिसकी मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है। तो एक घड़ी जिसको हम एक वृत्त मान के चलेंगे, तो मान के चलिए कि ये एक घड़ी है और ये वृत्त है, तो हम यहाँ से केंद्र लेते हैं, केंद्र O ले लेते हैं और ये मान के चलते हैं कि ये मिनट की सुई है, O से A तक मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ से हम लिख सकते हैं 14 सेंटीमीटर। इसे हम वृत्त की त्रिज्या भी बोल सकते हैं या मिनट की सुई भी। तो वृत्त की त्रिज्या R से दर्शाएंगे। ये हमें दिया है 14 सेंटीमीटर। उसके बाद कहता है, मान लीजिए कि OA जो है ये वृत्त की त्रिज्या या घड़ी की मिनट की सुई है, ये टिक 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 करता हुआ 5 मिनट में यहां तक पहुंच जाती है, OA से OB तक। तो जब पहले यहां था अब यहां पर है, तो यहां पर एक कोण बनेगी जिसको हम केंद्रीय कोण बोलते हैं। तो उसके द्वारा यहां पर जो भी क्षेत्रफल घेरा गया वो हमें निकालने के लिए बोला गया कि 5 मिनट में कितना, पहले यहां था अब 5 मिनट में यहां तक आ गई, तो ये कितनी एरिया को घेर पाती है ये हमें निकालना है, इस एरिया को। तो चूंकि हमें मालूम है कि मिनट की सुई अगर पूरा एक चक्कर लगाती है तो ये केंद्र पे 360 डिग्री की कोण बनाती है, पर एक चक्कर वो 60 मिनट में पूरा करती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 60 मिनट में घड़ी की सुई मिनट की सुई कितनी डिग्री कोण बनाती है, तो 360 डिग्री की कोण बनाती है। तो हम निकाल लेंगे 1 मिनट की, तो 1 मिनट में 360 डिग्री बट्टा में ये 60, इतना डिग्री कोण बनाएगी। पर हमें तो 5 मिनट के लिए चाहिए, तो यहां से हम लिखेंगे 5 मिनट में। 5 मिनट में वो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय ये 60, और चूंकि 5 मिनट का बोला है तो यहां से हम 5 को गुना कर लेंगे। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, ये 6 6 36 और 6 5 30। तो हम कह सकते हैं कि जो ये थीटा का वैल्यू होगा केंद्रीय कोण वो 30 डिग्री का होगा और त्रिज्या हमें दिया है 14 सेंटीमीटर। अब हमें ये 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालना है। क्योंकि ये एक त्रिज्याखंड है तो हम लिख सकते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला होती है थीटा बाई 360 डिग्री, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। यहां से हम वैल्यू रख लेंगे। थीटा के लिए मेरे पास 30 डिग्री है तो यहां से हम 30 ले लेंगे, डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू पाई के लिए वैल्यू रखेंगे 22 बट्टा में 7 इंटू आर स्क्वायर, और आर हमारे लिए 14 है तो हम स्क्वायर है तो यहाँ से 2 बार 14 को गुना कर लेंगे। यहाँ से हम काट सकते हैं 7 दूनी 14, यहाँ से एक जीरो कट हो जाएगी, 3 एकम 3 और 12 तिये 36, ये कट हो जाएगी। ऐसे 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ के काट सकते हैं, 2 छक 12, फिर यहाँ से 3 दूनी 6 और 11 दूनी 22। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 11 और 14 का गुणा करेंगे तो 11 चौक 44 हासिल 4, 11 कम 11 और 4 15 डिवाइडेड बाई ये 3। तो 5 मिनट में जो क्षेत्रफल रचित होगा वो 154 बट्टा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक थैले में 5 लाल और 4 सफेद गेंदे हैं। इस थैले में से एक गेंद या दृश्य छाया निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो, लाल नहीं हो, सफेद हो। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक थैला और उसमें लाल रंग के 5 और सफेद रंग के 4 गेंद हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं कुल परिणाम। कुल परिणाम 5 + 4 यानी कुल परिणाम होगी 9। ए में हमसे पूछा है कि लाल हो,
लाल हमारे पास 5 हैं, तो जैसे ही लाल बोला जाएगा तो अनुकूल लाल वाले हो जाएंगे। तो अनुकूल परिणाम, लाल हमारे पास 5 है तो 5 लिखेंगे, और कुल परिणाम 9 है, तो इसकी प्रायिकता हमसे पूछा गया है, तो प्रायिकता बराबर होती है अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। अनुकूल 5 है और कुल हमारे लिए 9 है, तो 5/9 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगी। बी हमसे पूछा है लाल नहीं हो, क्योंकि थैले में 2 प्रकार का कलर है, एक लाल और एक सफेद, पर लाल नहीं होगा तो सफेद होगा। तो सफेद के लिए अनुकूल परिणाम हो जाएगी, सफेद हमारे लिए 4 है तो अनुकूल हो जाएगी 4, और इसकी जो प्रायिकता होगी वो अनुकूल परिणाम बटा कुल, अनुकूल 4 है और कुल होगा हमारे पास 9, तो 4/9 आंसर हो जाएगी। सी में हमसे पूछा है सफेद हो, तो सफेद 4 गो है, तो यहां से हम लिख सकते हैं अनुकूल परिणाम 4, और प्रायिकता हो जाएगी इसका अनुकूल परिणाम बटा कुल, तो अनुकूल 4 और कुल 9, तो इसका भी आंसर हो जाएगी 4/9। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 2x² + 6x + 3 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करें। क्वेश्चन में हमें एक समीकरण दे रखा है, समीकरण है 2x² + 6x + 3 = 0। यहां से सबसे पहले हम a प्राप्त कर लेंगे, a हो जाएगी हमारे लिए 2, b निकालेंगे, b होगी 6, और c निकालेंगे, c होगा 3। यहां से हम d निकाल लेंगे, d बराबर होती है b² - 4ac। b है हमारे लिए 6, तो यहां से हम 6 का स्क्वायर कर लेंगे, -4 × a के लिए हमारे पास 2 है और c के लिए हमारे पास 3 है। 6 का स्क्वायर 6 × 6 = 36 हो जाएगी, -4 दूनी 8 और 8 × 24, यहां से माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आएगी 12, यानी जो d का वैल्यू होगा वो 12 होगा। यहां हम देख सकते हैं कि जो d है वो 0 से बड़ा है, और जब d 0 के बराबर होती है तो मूल समान होते हैं और वास्तविक होते हैं। जब d 0 से बड़ी होती है तो वास्तविक होंगे और मूल असमान होंगे, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि मूल वास्तविक और असमान होंगे। असमान होंगे। जब मूल वास्तविक हैं तो यहां से हम दोनों मूल ज्ञात करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला बैठाएंगे x। x बराबर फॉर्मूला होती है -b + -√d और डिवाइडेड बाई 2a। तो यहां से हम कह सकते हैं कि माइनस लगा लेंगे, b के लिए हमारे पास है 6, तो यहां से 6 लगाएंगे, ये प्लस ये माइनस रूट में लगाएंगे, d के लिए हमारे पास वैल्यू 12 है और डिवाइडेड बाई 2a, 2 × a के लिए हम लगाएंगे 2। यहां से हम कह सकते हैं -6 का 6 ले लेंगे, फिर ये प्लस माइनस 12 को यहां से हम तोड़ लेंगे, 2 दूनी 4 और 4 × 12 डिवाइडेड बाई 2 × 2। फिर लिख सकते हैं यहां से -6, ये प्लस माइनस 2 का जोड़ा है तो रूट के बाहर निकालेंगे 2 को, 3 का जोड़ा नहीं है तो रूट के अंदर रखेंगे, डिवाइडेड बाई लिखेंगे 2 × 2। प्लस माइनस दोनों को लेते हैं एक बार और डिवाइडेड बाई 2 × 2। यहां से फिर लिख सकते हैं हम लोग, दोनों से 2 कॉमन ले लेंगे, यहां से 2 अगर हम कॉमन लेंगे तो अंदर होगी -3, ताकि 3 दूनी 6 प्लस माइनस, यहां से 2 कॉमन हो गई तो अंदर आएगी √3 डिवाइडेड बाई 2 × 2। यहां से 2 से 2 एक कैंसिल कर लेंगे, तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये -3 एक बार प्लस के साथ लेंगे, प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2, और एक बार लेंगे -3, ये माइनस के साथ लेंगे अभी,
√3 डिवाइडेड बाई 2। तो जो x के दो मान होंगे वो -3 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2, और एक होगा -3 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2। ये ही दो आंसर होंगे। आइए अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक बाह्य बिंदु से अगर दो स्पर्श रेखा हम खींचेंगे तो वो आपस में लंबाई में बराबर होती है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले यहां से हम एक वृत्त ले लेंगे। ये एक वृत्त है और इस वृत्त का एक केंद्र जिसको हम O से नामांकित कर रहे हैं, और मान के चलिए कि ये बाह्य बिंदु P से इस पर दो स्पर्श रेखा खींचा गया। एक स्पर्श रेखा ये P से A तक PA, और दूसरा स्पर्श रेखा PB। दो स्पर्श रेखा मैंने खींचा PA और PB। उसके बाद यहां से हम केंद्र O से जो है A को मिला लेंगे ऐसे, केंद्र O से B को भी मिला लेंगे ऐसे। और जब वृत्त के केंद्र से आती हुई जो त्रिज्या है वो वृत्त की स्पर्श बिंदु को अगर टच करती है, छूती है, तो वहां से 90 डिग्री क्रिएट होती है। तो यहाँ भी 90 डिग्री होगी, यहाँ भी 90 डिग्री होगी। उसके बाद हम O से P तक भी मिला देंगे ऐसे, OP। और ये हमारे लिए रचना है, हम इसे रचना में लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम यहां से लिख सकते हैं कि माना O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें PA तथा PB इसके दो स्पर्श रेखाएं हैं। स्पर्श रेखाएं हैं। तो सिद्ध करना है कि हमें सिद्ध करना है PA बराबर PB। ये दो स्पर्श रेखा है PA और PB, तो यही हमें बराबर दिखाना है। सिद्ध करना है PA बराबर PB, ये हमें सिद्ध करना है। यहां से हम रचना ले लेंगे। रचना में हमने OA, OB और OP को मिलाया, तो वो चीजें लिख लेंगे। रचना में लेंगे OA, OB तथा OP को मिलाया, ये हम रचना में ले लेंगे। अब यहां से हम प्रमाण लिखेंगे। प्रमाण में देख सकते हैं, सबसे पहले चित्र में देखिए कि OAP और OBP दो त्रिभुज हैं। यहाँ एक 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री है। 90 डिग्री इसलिए हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो समकोण त्रिभुज OAP तथा समकोण त्रिभुज OBP में, तो लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज OAP तथा OBP में, दो समकोण त्रिभुज में हम तुलना करेंगे। पहले तो देखेंगे OAP से हम लेंगे OA और OBP से लेंगे OB। OA बराबर OB, OA बराबर OB क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं और त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है, इसलिए हम यहां से लिख लेंगे त्रिज्याएं। और क्या ले सकते हैं? ले सकते हैं OAP 90 डिग्री, OBP 90 डिग्री। तो एंगल OAP एंगल OBP बराबर है 90 डिग्री के हिसाब से। तो लिख सकते हैं एंगल OAP इक्वल्स टू एंगल OBP क्यों बराबर है? प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। और क्या पा सकते हैं इसमें? देख सकते हैं कि ये जो OP है वो इस वाले त्रिभुज के लिए भी है और यही OP इस वाले त्रिभुज के लिए भी है। तो OP दोनों का काम कर रहा है, इसलिए OP को हम उभयनिष्ठ लिखेंगे। तो यहां से लिख सकते हैं OP इक्वल्स टू OP उभयनिष्ठ भुजा है, ये उभयनिष्ठ भुजा है OP। तो यहां से हम देख सकते हैं कि एक बार OA बराबर OB, फिर 90 डिग्री 90 डिग्री, फिर OP लिए।
तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, यहाँ भी 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। तो यहाँ से हमने लिया एक 90 डिग्री, एक कर्ण और एक एक भुजा, त्रिज्या को हम भुजा मान के चलेंगे। तो यहाँ से हम RHS लेंगे, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड में, RHS से R से राइट एंगल एक 90 डिग्री है, H से हाइपोटेनस यानी एक कर्ण है, S से साइड यानी त्रिज्या को हम साइड माने हैं से। तो RHS से क्या हो जाएगी ना, त्रिभुज OAP सर्वांगसम हो जाएगी त्रिभुज OBP से। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाती है तो दो जो चीजें बराबर नहीं थी वो बराबर हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं चित्र से कि PA बराबर PB, ये जो PA है वो बराबर हो जाएगी PB की, और यही हमें जो है प्रूव करना था। आशा करता हूं आप समझ पा रहे हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को काटते हुए कोई रेखा खींचे तो यह त्रिभुज की अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये क्वेश्चन क्लास 10 पर में 6.1 से लिया गया है। सबसे पहले हमें बोला गया कि हमारे पास एक त्रिभुज है, तो यहाँ से सबसे पहले एक त्रिभुज हम ड्रॉ कर लेंगे। ये एक त्रिभुज है ABCC, इसको हम नामांकित कर लेंगे, A B और C एक त्रिभुज है। कहता है इस त्रिभुज में कोई भी दो भुजा को काटने वाली एक रेखाखंड अगर हम खींचे, मान लीजिए AB और AC को काटने के लिए एक रेखाखंड खींचे ऐसे, और इसका नाम अगर मैं रखूं D और इसका नाम रखें A, तो DE रेखाखंड जो है भुजा AB और AC को प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करते हुए बोला गया है कि ये जो DE है वो BC का समांतर है। तो सिद्ध करके हमें दिखाना है कि AD अनुपात में DB और AE अनुपात EC होगी, यह हमें समानुपात में दिखाना है, यानी AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC। तो यहाँ से हम मान के चलेंगे कि माना ABC एक त्रिभुज है जिसमें ये जो DE है वो समांतर है BC का। ये क्वेश्चन में हमें पहले से दे रखा है, ये दिया है कि DE समांतर BC होगी, ये हम पहले से दिया गया है। तो सिद्ध करना है सिद्ध करना है कि AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC, ये हमें प्रूव करना है। यहां से हम रचना ले लेंगे। रचना में हम D से AE पर, ये D से AE पर एक लंब डालेंगे DM। उसी तरह बिंदु E से AD पर एक लंब डालेंगे, नाम रखेंगे N। ये लंब डालेंगे ऐसा। उसके बाद B से E को मिला लेंगे ऐसा। उसके बाद C से D को भी हम लोग मिला लेंगे ऐसा। और उसके बाद रचना में हम लोग लिख सकते हैं कि EN लंब AD तथा DM लंब AE। DM लंब AE खींचा तथा BE और CD को मिलाया। ये काम जो आप खुद करेंगे वो चीजें यहां लिखना है। उसके बाद यहां से हम प्रमाण लिख लेंगे
त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज BDE में प्रमाण में आके हम लेंगे त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज BDE में, त्रिभुज BDE में यहां से लिख सकते हैं हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। और ये त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल होती है हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई इंटू आधार। ये EN लंब है तो आधार होगी AD, यहां से लेंगे AD इंटू ये ऊंचाई EN, शीर्ष लंब बोलो चाहे ऊंचाई बोलो EN। उसी तरह नीचे त्रिभुज BDE में यहां आके भी हम लेंगे ऐसे हाफ इंटू आधार, इसका हो जाएगा DB और ऊंचाई हो जाएगी EN दोनों के लिए ऊंचाई होगी। EN से EN कैंसिल कर लेंगे, हाफ से हाफ कैंसिल कर लेंगे, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE और बराबर में हमें मिलेगा AD बाय DB। इसको हम इक्वेशन 1 रखेंगे। यहां से लेंगे अब त्रिभुज ADE और त्रिभुज CDE में, यहां से भी लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE बराबर हाफ इंटू ADE में अभी आधार लेंगे इधर से AE और ऊंचाई लेंगे DM। उसी तरह CDE में लेंगे हाफ के साथ आधार लेंगे EC, हाफ इंटू आधार EC और ऊंचाई हो जाएगी DM दोनों के लिए ऊंचाई होगी। DM से DM कैंसिल करेंगे, हाफ से हाफ कैंसिल करेंगे, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE बराबर AE बाई EC। इसको लेंगे समीकरण 2। फिर यहां से लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। तो देख सकते हैं त्रिभुज में BDE ये एक त्रिभुज हो गई और CDE ये एक त्रिभुज हो गई। ये दोनों त्रिभुज DE और BC समांतर रेखा के बीच में है।
तो जब दो समांतर रेखा के बीच में त्रिभुज है तो उनका क्षेत्रफल इस स्टेटमेंट के अनुसार बराबर हो जाएंगे। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि एरिया BDE, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल हो जाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE, एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE का। ये दोनों आपस में क्षेत्रफल में बराबर हो जाएंगे। अब इसको हम इक्वेशन 3 रखेंगे यहां से। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहां से लिख सकते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल जो CDE है उसके जगह हम CDE के जगह रखेंगे BDE। ये जो CDE है CED इसके जगह हम रखेंगे BED। तो यहाँ पे हम रखेंगे BDE बराबर में होगा AE डिवाइडेड बाय EC। इसको लेंगे समीकरण 4। देख सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 4 में, समीकरण 1 का लेफ्ट में एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, उसी तरह 4 में भी देखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय BDE। ये दोनों लेफ्ट में दोनों का इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। तो जब लेफ्ट इक्वल हैं तो राइट भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहां से कह सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 4 से AD बाय DB बराबर AE बाय EC, यही हमें प्रूव करना था, यही हमें दिखाना था। तो ये हमारा प्रूव हो जाता है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु से दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। क्वेश्चन के अनुसार सबसे पहले हमें एक पेड़ दिया गया है। ये एक पेड़ है, ये जमीन पर है। ये पेड़ आंधी आने के कारण पेड़ मान के चलिए यहां टूट जाती है। पहले पेड़ हम मान लेते हैं कि ये X और ये B है। XB नाम का एक पेड़ था, आंधी आने पे वो A बिंदु पे टूट जाती है। और जब टूट रही है और जब टूट जाती है तो इस तरह से टूटती है कि कुछ भाग यहाँ लटका रहता है और बाकी भाग वो जमीन को छूने लगती है। तो वो जमीन को आके छूने लगती है, बाकी भाग ऐसे। अब मान लीजिए कि ये जमीन को जहां छूती है उस बिंदु का नाम मैंने C रखा, ये बिंदु C है। अब हमसे बोलता है कि ये मूल बिंदु से जहां जमीन को छूती है शिखर वाला भाग, इसका जो दूरी है वो 8 मीटर है। यहां से यहां तक 8 मीटर बोला गया है। तो हमसे पूछा है कि पेड़ की पूरी लंबाई क्या है। तो पेड़ की लंबाई A से B तक, फिलहाल ये जो A से B तक ये पेड़ खड़ी है, A से X तक का जो भाग था वो इधर टूट के गिर गया है। यानी पेड़ की पूरी लंबाई AB और AC, चाहे हम AX भी बोल सकते हैं। ये जो AX है वही AC का भाग है जो सीधा खड़ा था, भी टूट कर इधर गिर गया है। तो पेड़ की पूरी लंबाई होगी AB प्लस AC, यानी हमें AB और AC का मान चाहिए। जहां यहाँ की छूती है वहां 30 डिग्री का कोण बनती है। यहां से हम लेंगे ये 30 डिग्री। अब यहां से हम लिख सकते हैं कि यहां 90 डिग्री बनेगी। समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में हमें BC यहां से 90 डिग्री के सामने वाला को H बोला जाता है, कर्व हाइपोटेनस, इसलिए H दर्शाते हैं। थीटा के सामने वाले को हम लोग P से दर्शाते हैं, परपेंडिकुलर यानी लंब।
और P और H है तो इधर वाले को हम लोग B से दर्शाएंगे यानी बेस। तो चूंकि हमें ये B दिया है और इसकी ऊंचाई चाहिए यानी P चाहिए, तो P और B, P भी tan थीटा में है तो यहाँ से हम tan थीटा लेकर चलेंगे। tan कितने डिग्री पे, तो थीटा हमें दिया 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री, tan थीटा बराबर होती है P बाई बी। P है हमारे लिए AB और B है हमारे लिए BC। यहाँ से वैल्यू रखेंगे हम, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 बराबर, AB हमें नहीं दिया तो AB को हम AB ही रखेंगे, और BC हमारे लिए 8 दिया तो यहाँ से हम 8 लिखेंगे। ऐसे क्रॉस गुणा करेंगे तो √3AB, इधर गुणा करेंगे 8 एकम 8, तो AB बराबर हो जाएगी, ये गुणा है जाके भाग हो जाएगी, भाग को हम बट्टा में दर्शाएंगे तो 8 के नीचे आ जाएगी, यानी जो AB का वैल्यू होगा वो 8/3 होगी, और इसको हम रखेंगे इक्वेशन 1। अब समकोण त्रिभुज ABC में हमें AB का वैल्यू प्राप्त हो गई AB। अब हमको AC चाहिए, क्योंकि AB पेड़ का भाग है और AC भी पेड़ का भाग है, तो AC चाहिए, B दिया है और H चाहिए, तो B और H कोस थीटा में होता है, तो यहाँ से हम लेंगे कोस थीटा। कोस थीटा के लिए 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री इक्वल्स टू कोस थीटा बराबर होता है B/H। B है हमारे लिए BC और H हमारे लिए AC, √3/2, और BC है हमारे लिए 8 और AC है हमारे लिए AC। यहां से हम लिख सकते हैं, फिर क्रॉस गुणा करेंगे, इधर से क्रॉस गुणा करेंगे √3AC, इधर क्रॉस गुणा करेंगे 8 दूने 16। फिर यहां से आगे हम लिख सकते हैं ऐसे, AC को हम यदि लेफ्ट में रखेंगे, ये गुणा है जाके भाग हो जाएगी, यानी 16 का बट्टा में ये √3 आ जाएगी। इनको हम रखेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, एक है हमारे पास AB प्लस इधर है AC, AB और AC को जोड़ेंगे तो पेड़ की पूरी लंबाई आ जाएगी, तो AB का है हमारे पास 8/√3, AC का है हमारे पास 16/√3। दोनों का एलसीएम लेंगे, आएगी √3, ऊपर में 8 प्लस 16 जोड़ लेंगे, यहां से आएगी ऊपर में 24 बट्टे में √3, और √3 को हटाने के लिए ऊपर नीचे √3 से हम गुणा कर लेंगे ऐसे। उसके बाद यहां से आगे हम लिख लेंगे, यहां से आगे लिखेंगे 24 को √3 से गुणा करेंगे तो 24√3, डबल 3 नीचे है, एक बार 3 आएगी, 3 8 24, यहां से ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 8√3 मीटर। तो पेड़ की जो पूरी ऊंचाई होगी वो 8√3 मीटर होगा, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। ये एक भवन है, भवन के ठीक बगल में एक मीनार हमें दिया गया है, यानी केबल टावर, ये केबल टावर है। अब कहता है ये भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है, ये भवन का अगर फ्लर है, जमीन वाला भाग है, तो ये उसका छत हो जाएगा। तो ये छत से केबल टावर के शिखर को अगर हम देखते हैं तो उसका जो कोण बनता है, उन्नयन कोण, वो बनता है 60 डिग्री। फिर इसी बिंदु से, यानी छत से जब केबल टावर के पाद बिंदु को देखा जाता है ऐसे, तो अवनमन कोण बनता है, अवनमन इसलिए क्योंकि ऊपर से नीचे देखा जा रहा, तो अवनमन कोण बनता है 45 डिग्री, यहां बनता है 45 डिग्री।
अवनमन कोण में है एकांतर कोण बराबर दिखा जाता है, यहाँ हम दिखा सकते हैं 45 डिग्री। तो हमसे पूछा है केबल टावर की ऊंचाई क्या होगी। ये जो केबल टावर इसकी ऊंचाई मांगा, हम यहाँ से नाम दे सकते हैं ए, बी, सी, डी और ई। तो हमको जो है केबल टावर की ऊंचाई यानी ए से सी तक की ऊंचाई मांगा गया है। यहाँ बोला गया है कि भवन की जो ऊंचाई है वो 7 मीटर है। ये भवन है, इसकी जो ऊंचाई है वो 7 मीटर दिया है, 7 मीटर यहाँ तक ये भवन है यानी बिल्डिंग है। तो अगर इधर 7 मीटर है तो भवन का इधर भी 7 मीटर होगी, ये 7 मीटर होगा। यहाँ से हम 7 मीटर ले सकते हैं इसे। अब हमसे पूरे ए से सी तक की ऊंचाई मांगा गया है। यहाँ से हम इसे 90 डिग्री लेंगे, यहाँ से इधर 90 डिग्री लेंगे। सबसे पहले हम त्रिभुज सी डी ई में आएंगे, तो यहाँ से लेंगे समकोण त्रिभुज सी डी ई में। सी डी ई में tan 45 डिग्री, tan थीटा होता है P बाई बी। यहाँ से ये P लेंगे हम ई डी और B है हमारा सी डी। tan 45 का वैल्यू 1 होता है तो यहाँ से 1 बैठा लेंगे। ये ई डी हमारे लिए 7 है तो यहाँ से हम 7 ले लेंगे। सी डी हमें नहीं दिया है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसे क्रॉस गुणा करेंगे तो सी डी हो जाएगी सी डी, इधर क्रॉस गुणा करेंगे तो 7 मीटर, यानी जो सी डी है ये भी हमारे लिए आया 7 मीटर। अब सी डी यदि 7 मीटर है तो हम कह सकते हैं कि बीई भी 7 मीटर होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है ये सेम लंबाई का है, तो बीई भी होगा 7। अब यहाँ से हम निकल सकते हैं ए बी ई में आके, तो समकोण त्रिभुज ए बी ई में यहाँ से आएंगे हम tan 60 डिग्री, tan थीटा होता है P बाई बी, P है हमारे लिए ए बी और B होगा बी ए। tan 60 का वैल्यू होता है √3, कुछ नहीं तो नीचे हम 1 मान लें। यहाँ से ए बी के लिए हम ए बी ही लिखेंगे, लेकिन बीई की जो दूरी होगा वो सी डी के बराबर है। सी डी 7 है तो बीई भी होगी 7, तो यहाँ से हम लेंगे 7। इधर गुणा करेंगे तो यहाँ से आएगी ए बी, इधर क्रॉस गुणा करेंगे तो होगी 7√3 मीटर। तो सी डी हमारे लिए था 7 मीटर, इसको इक्वेशन 1 रखते हैं, और ए बी आया 7√3 मीटर, इसको हम 2 रखते हैं। अब हमें ए बी की ए से सी तक की ऊंचाई चाहिए, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ए सी बराबर होगी ए बी प्लस सी बी या बी सी। ए बी है हमारे लिए 7√3 मीटर और बी सी हमारे लिए है 7 मीटर। तो दोनों से 7 कॉमन ले लेंगे तो आएगी √3, यहाँ से 7 तो 1, यानी 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर जो है मीनार की पूरी ऊंचाई होगी। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे हैं। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। एक ठोस हमें दिया गया है और ठोस जो बना है वो एक अर्धगोले के ऊपर एक शंकु को रखकर बनाया गया है। तो यहाँ से हम सबसे पहले एक अर्धगोला इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ये एक अर्धगोला है और इसके ऊपर एक शंकु को अध्यारोपित किया गया है। ये एक शंकु है, यहाँ से इस तरह से एक शंकु ड्रॉ कर लेंगे। अब हमसे पूछा गया है कि ये जो शंकु और ये जो अर्धगोला है इसको मिला के एक ठोस बनाया गया है। इसकी जो त्रिज्या है वो दोनों की बराबर है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अर्धगोला बराबर शंकु की जो त्रिज्या है दोनों की वो हमें दिया है 1 सेंटीमीटर।
ये 1 सेंटीमीटर है। और हमें क्या दे रखा है कि इसकी जो ऊंचाई है, शंकु की जो ऊंचाई है वो त्रिज्या के बराबर है। तो यहां से लिख सकते हैं शंकु की जो ऊंचाई है यानी h वो त्रिज्या के बराबर है। तो त्रिज्या अगर 1 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई भी होगी 1 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना। तो पहले यहां से हम आयतन बोला है तो पहले हम शंकु का आयतन निकाल लेंगे। तो यहां से लिखेंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। यहां से हम 1/3 का 3 ले लेंगे। पाई के पदों में बोला है तो पाई को हम चेंज नहीं करेंगे। r हमारे लिए 1 है त्रिज्या, तो उसका स्क्वायर, और ऊंचाई भी हमारे लिए 1 है तो 1 रखेंगे। यानी यहां से हम निकल सकते हैं 1/3, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 1 जब 1 और 1 1 1 पाई के साथ गुणा होगा तो यानी हम कह सकते हैं 1/3 पाई जो है सेंटीमीटर क्यूब, ये शंकु का आयतन आएगा। उसके बाद हम अर्धगोला का आयतन निकालेंगे। तो लिख सकते हैं अर्धगोले की आयतन। अर्धगोला का आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ऐसे यहां भी मान रख लेंगे 2/3 पाई का पाई, आर के लिए 1 और 1 का क्यूब। यानी हम कह सकते हैं 2/3 पाई इंटू 1 को 3 बार गुणा करेंगे 1 ही होगी, और यदि सबको गुणा कर लें 2 पाई और 1 को, यानी 2/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब जो है ये अर्धगोला की आयतन होगी। अब हमसे पूछा है कि इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना। बस दोनों को जोड़, ठोस का आयतन दोनों को जोड़ लेंगे। शंकु का है 1/3 पाई और अर्धगोले का है 2/3 पाई। ये दोनों को जोड़ लेंगे तो जोड़ने पर होगी, दोनों का एलसीएम हो जाएगी 3, दोनों का एलसीएम 3 हो जाएगी। यहाँ से 1 पाई और यहाँ से 2 पाई यानी 3 पाई। 3 से 3 काट लेंगे तो हमारे पास आएगी पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो पाई के पदों में अगर हम आंसर ज्ञात करेंगे तो पाई के पदों में 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न आंकड़ों की मध्यिका ज्ञात करें। वर्ग अंतराल 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। बारंबारता है 2 3 7 6 6 6। क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन में हमें बारंबारता दिया 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। बारंबारता है हमारे पास 2 3 7 6 6 6। जब हमें मध्यिका ज्ञात करना है तो हमें संचय बारंबारता की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ से संचय बारंबारता हम लोग निकालेंगे, ये 2 है तो यहाँ से हम लोग 2 लिख लेंगे। उसके बाद इनका जोड़ होता है, 3 से 2 को जोड़ेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5 हो जाएगी। फिर इसको इससे जोड़ेंगे 7 और 5 12 हो जाएगी। फिर इसको इसके साथ जोड़ेंगे 12 और 6 18 हो जाएगी। फिर इसके साथ इसको जोड़ेंगे 18 और 6 24 हो जाएगी। फिर इसके साथ इसको जोड़ेंगे 24 और 6 30 हो जाएगी। यहाँ से बारंबारता को भी हम लोग जोड़ लेंगे, तो इसका जोड़ हो जाएगी, सबको जोड़ लेंगे यहाँ से। तो 3 2 5 7 5 12, 12 6 18, 18 और 6 24, 24 और 6 30, यहाँ से 30। फिर हम देख सकते हैं कि इसका जो योग होता है n, बारंबारता का जो योगफल होता है वो संचय बारंबारता का लास्ट वाला पद के साथ बराबर होनी चाहिए। ये 30 है तो ये भी 30 होनी चाहिए। अगर ये मैच नहीं कर रहा है इसका मतलब यहाँ हम लोग गलत कर रहे हैं। अब हमें यहाँ से n का मान मालूम हो गया। अब यहाँ से हम लोग निकल सकते हैं, सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, अब n/2। तो n/2, n हमारे लिए 30 है, नीचे 2 करेंगे, ऐसे कैंसिल कर लेंगे, यहाँ से ये आएगी 15। अब ये 15 जो है यहाँ हम ढूंढेंगे संचय बारंबारता में। तो ये 15 अगर संचय बारंबारता में है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो इससे बड़ा में सामने का लेंगे। तो इससे जस्ट बड़ा कौन होगा? 18। तो 18 का लाइन में आके इसको देखेंगे, ये बारंबारता में होगी। तो ये जो होगा ये हमारा f होगा या f1 हम बोल सकते हैं यहाँ से। तो ये है हमारा f। उसके बाद ये जो इससे जो जस्ट बड़ा ढूंढे हैं इसका ठीक ऊपर वाला को हम लेते हैं CF।
उसके बाद ये बारंबारता में आकर के ये जो 55 है छोटा वाला, इसको लेंगे हम लोग L। तो उसको हम लिखते चलेंगे यहाँ से। हमारे लिए सबसे पहले ये 15 ढूंढेंगे, ये 15 जो आया उसको यहाँ ढूंढेंगे, अगर मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो इसके ठीक बड़ा, इससे सामने का बड़ा, सामने का बड़ा में 18 है, तो 18 के लाइन में आके बारंबारता यानी हमारा जो F होगा वो होगा 6। उसके बाद उसी लाइन में आके हम ये जो छोटा वाला है इसको हम L बोलते हैं, ये होगा हमारा 55। यहाँ से ठीक जिसको हमने ढूंढा है 15 से बड़ा, उसके ठीक ऊपर वाले को हम CF बोलते हैं, तो CF हो जाएगा हमारा 12। उसके बाद यहाँ से हम H लेते हैं, H हो, उसके बाद यहाँ से हम डिफरेंस देखेंगे, तो डिफरेंस हमारे लिए 10 से 25, 25 से 40, ये डिफरेंस है हमारे लिए 15, तो यहाँ से हम लिखेंगे 15। अब यहाँ से लिखेंगे माध्यिका बराबर माध्यिका बराबर फॉर्मूला होती है L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू H। L 55 प्लस n/2 15 दिया हमें, तो यहाँ से हम 15 लेंगे, माइनस CF हमारे लिए 12 है, तो यहाँ से हम 12 लेंगे, डिवाइडेड बाय F, और F का वैल्यू 6 है, तो यहाँ से 6 लेंगे, इंटू H, और H हमारे लिए 15 लेंगे। फिर 55 प्लस, इससे इसको घटाएंगे, यहाँ से आएगी हमारे पास 3, बट्टा में यहाँ से लेंगे हम 6, गुणे में 15, यहाँ से 3 दूनी 6 हम कैंसिल कर सकते हैं इसे, यहाँ से लिख सकते हैं हम 55 प्लस 15 बट्टे में ये 2, फिर हम कह सकते हैं 55 प्लस 15/2 7.5, अगर 2 से 15 को भाग देंगे तो 7.5 हो जाएगी, यानी इसे हम कह सकते हैं 7.5 है, तो हम 55 में पॉइंट लगा के 0 देंगे ताकि जोड़ने में आसानी हो, और जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगी हमारे पास दोनों का जोड़ 7 5 12 यानी 62.5 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10, तो 20वां पद ज्ञात करें। कि 14वां पद का जो योगफल है वो हमें दिया है 1050, यानी हम कह सकते हैं SN और N के जगह 14 पदों का जो योगफल है वो हमें दिया है 1050, लिख लेंगे सबसे पहले ऐसे। उसके बाद ये 14 पदों का योग है, यानी कुल पद कितने होंगे, 14 होंगे, तो N का वैल्यू 14 होगी। उसके बाद हमें दे रखा इसमें प्रथम पद, यानी A1 हमारे लिए दिया है 10, हमें 20 पद का हमें 20वां पद ज्ञात करना है, तो यहाँ से हम फॉर्मूला ले लेंगे SN इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। SN के लिए हमारे पास 14 बैठाएंगे, n के लिए यहाँ से 14 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a के लिए हमारे पास है 10, n के लिए 14 माइनस 1 इंटू डी। S14 का वैल्यू 1050 है हमारे पास, तो यहाँ से हम लेंगे 1050 बराबर, ये 7 दूनी 14, यहाँ से हम काट लेंगे ऐसे, तो यहाँ से लिखेंगे 7 इंटू 10 दूनी 20 प्लस इससे माइनस करेंगे 13 डी। 1050 ये गुणा है, आके इधर भाग हो जाएगी, बराबर 20 प्लस 13 डी। 7 एकम 7, 7 5 35, 0, यहाँ से कैंसिल कर लेंगे ऐसे, 150 यहाँ से फिर प्लस आके माइनस 20 कर लेंगे इक्वल्स टू 13 डी, और ये 13 डी बराबर इससे घटा लेंगे यहाँ से 0,
यहाँ से 13। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो डी होगी वो गुणा है, आके भाग हो जाएगी। 130 के नीचे 13, 13 10 130, यानी जो डी का वैल्यू होगा वो होगा 10। अब हमें बोला है 20वां पद क्या होगी इसका। 20वां पद हमको निकालने के लिए बोला गया है। तो 20वां पद, प्रथम पद में हम 19 बार डी जोड़ लेंगे तो 20वां पद आ जाएगी। प्रथम पद है हमारे लिए 10 और 19 इंटू डी, और डी है हमारे लिए 10। तो 10 प्लस, पहले गुणा का काम होगा, 10 को 19 से गुणा करेंगे 190, दोनों को जोड़ लेंगे यहाँ से। तो 190 और 10 दोनों का योगफल 200। तो अगर हम 20वां पद निकालेंगे तो यहाँ से 20वां पद 200 होगी। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम मान के चलेंगे कि माना नूरी की आयु x वर्ष, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि माना नूरी की वर्तमान आयु, माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। क्वेश्चन में दिया है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व निकालेंगे। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु आज अगर x वर्ष है, वर्तमान माने आज का आयु, तो 5 वर्ष पहले बोला तो 5 माइनस कर लेंगे। उसी तरह 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, सोनू की आयु, सोनू की आयु में भी हम लोग 5 वर्ष कम कर लेंगे। यहाँ आने के बाद प्रश्न से हमें बोला गया है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ये जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी, इससे ये 3 गुना ज्यादा है। तो अगर इससे ये 3 गुना है तो बराबर दिखाने के लिए 3 गुना हम इधर कर लेंगे। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं x माइनस 5 बराबर 3 को इससे गुणा करेंगे तो आएगी 3y, 3 को इससे गुणा करेंगे 3 5 15, तो हम कह सकते हैं कि x माइनस 3y, इसको इधर लेकर आएंगे, इधर माइनस 15 प्लस 5 इक्वल्स टू हो जाएगी x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10। इसको रखेंगे इक्वेशन 1। अब हमसे पूछा गया है फिर कि क्वेश्चन में फिर बोला गया 10 वर्ष बाद, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद जो होगा वो नूरी की आयु आज की आयु में 10 जोड़ लेंगे, बाद में बोला है तो जोड़ लेंगे, और सोनू की आयु में भी हम लोग 10 जोड़ लेंगे। दोनों की आयु में 10 जोड़ेंगे तो 10 वर्ष की बात हो जाएगी। 10 वर्ष बाद हमसे बोला गया है कि दुगुनी हो जाएगी। ये जो नूरी की आयु है ये सोनू की आयु की दुगुनी हो जाएगी, पर यहाँ बराबर दिखाने के लिए दुगुनी हम इधर करेंगे ताकि बराबर हो जाए। अब यहाँ से निकल सकते हैं x प्लस 10, यहाँ से गुणा कर लेंगे ऐसे, 2 को y से गुणा करेंगे 2y प्लस 2 को 10 से गुणा करेंगे तो 10 दूनी 20। फिर हम कह सकते हैं कि x इधर लेकर आएंगे, ये 2y बराबर इधर 20 माइनस 10, घटा लेंगे यहाँ से तो ये आएगी 10, 20 से 10 घटा लेंगे तो यहाँ से 10 आएगी, इसको रखेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर माइनस 10, और दूसरा है x माइनस 2y इक्वल्स टू प्लस 10।
यहाँ से हम लिख सकते हैं घटाने पर, दोनों को यहाँ से घटा लेंगे समीकरण 1 और 2 को, तो ये हो जाएगी प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये x प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस कट हो जाएगी। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये माइनस में 3y और ये प्लस में 2y, 3 में से 2 अगर माइनस करेंगे तो 1y होगी, तो y लिखेंगे, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये बड़ी है तो यहाँ से माइनस लेंगे, ये माइनस का 10y, ये भी माइनस का 10y, तो माइनस का 20 हो जाएगी। यहाँ से हम इसे कैंसिल करेंगे तो जो y का वैल्यू होगा वो 20 होगा। अब हम लिख सकते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर, यहाँ से आगे बढ़ेंगे। समीकरण 1 हमारे लिए है, देख सकते हैं x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10, x का x लिखेंगे, माइनस 3 इंटू वाई के लिए हमारे पास है 20, तो यहाँ से हम 20 लेंगे इक्वल्स टू माइनस 10, और x माइनस 20 दिया 60 इक्वल्स टू माइनस 10, और x बराबर माइनस 10, इसको जाके हम प्लस कर लेंगे, राइट साइड में माइनस का था, तो x बराबर हो जाएगी ये 60 से 10 माइनस कर लेंगे तो ये आएगी 50। हमसे पूछा गया दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी, तो y x किसके लिए लिए थे, तो x हम लोग नूरी के लिए, तो नूरी की वर्तमान आयु जो होगी वो 50 वर्ष है, और सोनू की जो वर्तमान आयु है वो हमारे लिए ये देख सकते हैं 20 वर्ष है। y सोनू के लिए हमने माना था और x जो है वो नूरी के लिए माने थे, तो यही दोनों जो है इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग यहां से मान सकते हैं कि माना बड़ा कोण बराबर x डिग्री तथा छोटा कोण बराबर y डिग्री। समपूरक कोण में दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 180 डिग्री होती है। इसको हम लेंगे समीकरण 1। फिर हमसे क्वेश्चन बोला है कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी ये जो बड़ा कोण है वो ये छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अगर इससे ये 18 अधिक है तो ये बराबर नहीं होगी, ये बराबर करने के लिए हम 18 डिग्री इधर कर लेंगे, 18 डिग्री जोड़ लेंगे। अब x ये इधर लेकर आएंगे तो माइनस y बराबर इधर होगा 18, इसको रख लेंगे हम समीकरण 2। अब लिख लेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 है x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, फिर x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री, ये है 1, ये 2, जोड़ने पर लिख लेंगे, यहाँ से जोड़ लेंगे, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से आएगी 2x, यहाँ से दोनों को जोड़ लेंगे तो ये 8, 9, 1। यहाँ से हम x बराबर लिख सकते हैं 198, ये इंटू आके भाग हो जाएगी, कट हो जाएगी, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 99 में कट जाएगी। फिर यहाँ से लिख सकते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे। समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, x का मान 99 रख लेंगे, प्लस y बराबर 180 डिग्री, तो जो y होगी वो 180 में 99 माइनस कर लेंगे तो यहाँ से आएगी 1, यहाँ से 8। तो हमसे पूछा गया था कि दोनों कोण ज्ञात करें, उन्हें क्या क्या कोण होगा ज्ञात करना है। तो बड़ा कोण हमारे लिए 99 डिग्री होगी, जो x के लिए हमने बड़ा कोण माना था, छोटा कोण हमने y लिया था और y जो है 81 डिग्री होगी। तो दो कोण है, एक 99 और एक 81। ऐसा करता हूँ आप समझ पा रहे हैं। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन में हमें दिया है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग उसे परिमेय मान के चलेंगे। यहाँ से लिख सकते हैं कि माना
3 + 2√5, 3 + 2√5 यानी 3 तो परिमेय पहले से है, क्योंकि 3 में रूट नहीं है तो 3 एक परिमेय संख्या है। 2√5 को हम पहले एक परिमेय संख्या मान के चलेंगे, तो यहां से मानेंगे, माना 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो यहां से लिख सकते हैं, यदि परिमेय संख्या है 2√5 अगर परिमेय संख्या है तो उसे हम लिख सकते हैं p/q के रूप में। यहां से लिख सकते हैं p, q का जो HCF होगा वो 1 हो तथा q नॉट इक्वल्स टू 0 हो, ये हम लिख सकते हैं। आगे हम लिख सकते हैं 2√5, यहाँ से रूट हटाने के लिए इधर स्क्वायर करेंगे, अगर लेफ्ट में स्क्वायर करेंगे तो हम राइट में भी, फिर यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर, √5 × √5 एक बार 5 आएगा, p का 2 बार गुना करेंगे p², q को 2 बार गुना करेंगे q², 4 × 5 = 20, ये यहाँ से q ले लेंगे, इधर p² बाई एक बार q, यहाँ 2 बार q था, एक बार इधर लिए तो एक बार इधर रहेंगे, ताकि q गुना होकर q²। यहाँ से हम लिख सकते हैं, जहां 20q एक पूर्णांक है तथा p²/q एक भिन्न है, अतः जो पूर्णांक होते हैं वो भिन्न के साथ बराबर नहीं हो सकता, पूर्णांक नॉट इक्वल्स टू भिन्न। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः 20q नॉट इक्वल्स टू p²/q, क्यों बराबर नहीं होंगे, क्योंकि वो उसका विरोध कर रहा है। यहाँ से हम लिख लेंगे विरोधाभास, और हम कह सकते हैं कि अतः 2√5 एक परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब फॉर्मूला होती है कि परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या बराबर होती है अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या हमारा 3 है, पहले से दिया गया क्वेश्चन में 3 परिमेय संख्या है, प्लस अपरिमेय संख्या भी अभी दिखाएं 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो 3 में रूट नहीं इसलिए परिमेय संख्या है, ये 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, बराबर में हमें क्या मिला है, अपरिमेय संख्या। अतः हम कह सकते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, और यही हमें प्रूव करना था। आशा करता हूं समझ पा रहे हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक समांतर चतुर्भुज है। यहां से सबसे पहले एक हम वृत्त ले लेंगे ऐसे, उसके परिगत एक समांतर चतुर्भुज दिया गया, तो यहां से हम एक समांतर चतुर्भुज ले लेंगे ऐसा। ये एक समांतर चतुर्भुज है, यहां से हम नाम ले लेंगे ये ए बी सी, और इसे हम नाम रखेंगे डी। तो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, इसके अंतर्गत एक वृत्त है और वृत्त का केंद्र ओ लेते हैं। यहाँ से ये हम P मान लेंगे, ये हमारे लिए Q है, ये R, और इसको हम लेते हैं S। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जहां ए बी बराबर सी डी तथा बी सी बराबर ए डी है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अब ये बिंदु ए से एपी और एएस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं और स्पर्श रेखा आपस में लंबाई में बराबर होती है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो एपी है वो एएस का बराबर होगा। इसको समीकरण 1 लेंगे, और हम क्यों बराबर है तो लिखेंगे यहाँ पर
स्पर्श रेखाएं। उसी तरह फिर बी से लिख सकते हैं हम लोग ऐसे बीपी, बी से बीक्यू और बीपी, ये भी बराबर होंगे स्पर्श रेखाएं, तो बीपी बराबर बीक्यू। इसको समीकरण 2 रखेंगे, ये भी स्पर्श रेखाएं होंगी। उसी तरह सी से सी क्यू और सी आर भी होंगे, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं यहाँ से सी आर बराबर सी क्यू, इसको समीकरण 3 रखेंगे। उसी तरह बिंदु डी से डी आर और डी एस भी बराबर होंगे ऐसे, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ऐसे डी आर बराबर डी एस, इसको लेंगे 4। समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 से लेफ्ट में सबको जोड़ेंगे, लेफ्ट में जोड़ेंगे ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, राइट में जोड़ेंगे ए एस, उसके साथ लेंगे डी एस को, फिर बी क्यू के साथ लेंगे सी क्यू। एस और डी एस सामने सामने लिए, क्योंकि यहाँ से देख सकते हैं कि जो एस है वो डी एस के सामने इसे ले सकते हैं हम लोग। अब एपी और बीपी, एपी और बीपी जोड़ेंगे ए बी बनेगा, तो इन दोनों से हम लेंगे ए बी। सी आर और डी आर देख सकते हैं, सी आर और डी आर, इससे बनेगा सी डी, तो यहाँ से लेंगे हम सी डी बराबर एस और डी एस, ए एस और डी एस बनेगा ए डी, तो यहाँ से लेंगे हम ए डी। और बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू बनेगा बी सी, यहाँ से लेंगे बी सी, ये प्लस है। फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं ऐसे ए बी, यहाँ देख सकते हैं कि ए बी और सी डी बराबर है, तो जहाँ सी डी वहाँ हम ए बी ले सकते हैं। फिर यहाँ से ए डी देख सकते हैं ए डी और बी सी बराबर है, तो जहाँ बी सी है वहाँ भी लेंगे हम ए डी, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए बी हो जाएगी 2AB और ए डी हो जाएगी 2AD, 2 यहाँ से कैंसिल कर लेंगे। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो AB होगी वो AD का बराबर होगा। तो देख सकते हैं कि हमें AB बराबर AD प्राप्त हुआ। तो देख सकते हैं चित्र में कि AB CD का बराबर है, AB और CD बराबर है, BC और AD बराबर है, BC और AD बराबर है, ये इनका बराबर है, ये इनका बराबर है। पर अभी पता चला कि AB CD के, AB जो है AD का बराबर है, तो जो AB है वो AD का भी बराबर है। तो AB यदि AD का बराबर है, AD इसका बराबर है, तो इसके साथ ये भी बराबर होगा, जबकि AB पहले से CD से बराबर है, यानी AB इन सबसे बराबर हो गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो AB है वो BC का बराबर है, वो CD का भी बराबर है और वो AD का भी बराबर है। तो जब किसी चतुर्भुज में चारों भुजा बराबर हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि वो एक सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है, और यही हमें प्रूव करना था। आइए अगले क्वेश्चन का हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कोस पी और टेन पी के मान ज्ञात करें। क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ से सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ये एक समकोण त्रिभुज है, जिसका क्यू कोण समकोण है, तो यहाँ से हम ले सकते हैं पी क्यू आर, क्यू कोण समकोण है। इसमें हमें दे रखा है कि पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू हमें दे रखा है 25 सेंटीमीटर, पी क्यू का वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर, तो हमें निकालना है साइन पी कोमा कोस पी कोमा टेन पी, इसका वैल्यू जो है हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में
चूंकि सबका वैल्यू हमें P में चाहिए तो यहाँ से हम एंगल P ले लेंगे। पी क्यू का वैल्यू हमें दिया है 5 सेंटीमीटर, यहाँ से हम लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ये 90 डिग्री सामने वाला कर्ण होगा, तो यहाँ से हम लगाएंगे कर्ण का स्क्वायर, ये सामने का कर्ण यानी पी आर का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। थीटा के सामने वाले को लंब मानेंगे यानी क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। यहाँ से हम लिख सकते हैं पी आर का स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू के लिए लेंगे हम 5, तो यहाँ से 5 का स्क्वायर। और यहाँ से आगे लिख सकते हैं हम लोग पी आर का स्क्वायर, इसको इधर लेके आएंगे माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर ये 5 5 25। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अगर मैं पूरे को a मानूं और इसको b मानूं तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम a मानते हैं, इसको हम b मानते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला हो जाएगी एक बार a प्लस बी इंटू एक बार हो जाएगी a माइनस बी और बराबर दिया हमें 25। यहाँ से हम लिख सकते हैं हमें पी आर प्लस क्यू आर दिया दे के रखा है, पी आर प्लस क्यू आर चित्र में हमें 25 दिया है। पी आर प्लस क्यू आर क्वेश्चन में हमें 25 दिया है वैल्यू, तो इसके जगह 25 लगाएंगे इंटू यहाँ से पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि पी आर माइनस क्यू आर इक्वल्स टू ये इंटू है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगी तो 25 का बट्टा में हम 25 लिख लेंगे, यहाँ से कैंसिल करेंगे 1। तो हम कह सकते हैं कि जो पी आर है माइनस क्यू आर इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, इसको हम रखेंगे इक्वेशन 1। और हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर हमें दे रखा है 25। ये हम टू लेंगे और ये हमें क्वेश्चन में पहले से दिया है। अब यहाँ से दोनों को जोड़ने पर हम जोड़ लेंगे ऐसे, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से होगी 2 पी आर इक्वल्स टू यहाँ से निकलेगी 26। तो हम कह सकते हैं कि पी आर बराबर 26 बट्टा में 2 काट लेंगे आएगा 13। तो पी आर का वैल्यू हमारे पास 13 है, इसका हम रख लेंगे समीकरण 1 में पी आर का मान रखने पर। समीकरण 1 हमारे पास है पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। पी आर दिया है 13 माइनस क्यू आर बराबर 1 और माइनस क्यू आर बराबर 1, ये प्लस है आके माइनस 13। हम फिर लिख सकते हैं इसे माइनस क्यू आर बराबर 13 में से एक घटा लेंगे तो यहाँ से आएगी 12, क्योंकि ये माइनस में है 13 तो यहाँ से माइनस लगा लेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगी, तो क्यू आर हो जाएगा हमारे पास 12। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है पी आर 13 सेंटीमीटर, पी से आर ये 13 सेंटीमीटर आया है और क्यू आर 12 सेंटीमीटर है। हमें निकालना है साइन पी, तो साइन पी, ये पी साइन थीटा पी बाई एच होता है, तो ये पी है ये बी है, यानी 12/5। फिर हमें बोला गया है कोस पी, कोस थीटा होता है बी बाई एच, बी 5 और एच साइन थीटा पी बाई एच, ये साइन थीटा पी बाई एच है, तो साइन थीटा पी बाई एच है, पी है हमारे लिए 12 और एच है 13। कोस थीटा बी बाई एच, तो बी 5 एच है 13। और हमें पूछा गया है टेन थीटा क्या होगी, तो यहाँ से हम लेंगे टेन पी। टेन थीटा पी बाई बी होता है, पी होगा 12 और बी होगा 5, तो ये 3 हमारे लिए करेक्ट आंसर होंगे। 12/13, 5/13 और 12/5 ये आंसर होंगे। आइए अगले क्वेश्चन का हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमें एक एपी दे रखा है, एपी है 9, 17, 25 डॉट 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 दे रखा है, इसमें हमें योग दे रखा है। यहाँ से हम ए पहले ढूंढ लेंगे 9, डी ढूंढेंगे अगला से पिछला यानी 17 घटाओ 9 बराबर 8। उसके बाद यहाँ से हमें दे रखा और योग दे रखा है एस एन,
636 कितने पद लेने होंगे, यानी n का वैल्यू हमसे पूछा गया है। तो यहाँ से फॉर्मूला सेट कर लेंगे हम लोग। फॉर्मूला होती है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। Sn का वैल्यू हमें दे रखा है 636, n हमें नहीं दिया है तो n ही रखेंगे, डिवाइडेड बाई 2 इंटू a के लिए हमारे पास 9 है, फिर n-1 इंटू डी, और d हमारे लिए 8 है। ये इधर डिवाइड इधर रखा हम इंटू कर लेंगे, तो 636 की और 2 को आके गुणा कर लेंगे, इधर n, इधर 9 दूनी 18 प्लस 8 को इससे गुणा करेंगे, 8n माइनस 8 एकम 8, और 636 गुणा 2 इक्वल्स टू n इंटू 18 से अगर हम 8 माइनस कर लें तो यहाँ से 10 प्लस में 8n, फिर 636 गुणा 2 इक्वल्स टू, इन दोनों से हम 2 कॉमन लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगी, n है पहले से, यहाँ से आएगी आपका 5, 5 दूनी 10, यहाँ से 4n, 4 दूनी 8, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 636 इक्वल्स टू n को इससे गुणा करेंगे 5n प्लस n को इससे गुणा करेंगे 4, और n का n स्क्वायर हो जाएगी। तो हम यहाँ से कर सकते हैं कि 4n स्क्वायर प्लस 5n, इसको उधर ले जाएंगे माइनस होकर आ जाएगी 636 बराबर में रहेगा यहाँ से। फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से ए बी सी हम प्राप्त कर लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे सबसे पहले हम ए होगी 4, फिर बी निकालेंगे, बी होगी 5, और सी निकालेंगे, सी होगी माइनस 636। यहाँ से डी निकालेंगे, डी बराबर होगी बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी है हमारे लिए 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के लिए 4 और सी के लिए माइनस 636, 5 का स्क्वायर 5 5 25, ये माइनस माइनस प्लस कर लेंगे, 4 चौके 16, और 16 को हम 6 3 6 से अगर गुणा करें 1 0 1 7 6, दोनों को प्लस कर लेंगे, तो यहाँ से दोनों को प्लस कर लेंगे आएंगे तो 1 0 2 0 1, डी का वैल्यू हमें प्राप्त हुआ 10201। यहाँ से हमें n निकालना है, यहाँ से हम x प्राप्त करेंगे, x बराबर होगी माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ से लिख सकते हैं x माइनस का माइनस, b के लिए हमारे पास है 5, तो यहाँ से 5 लेंगे, प्लस माइनस रूट डी, और d का वैल्यू हमारे लिए 10201, और डिवाइडेड बाई होगी 2 इंटू ए के लिए हम रख सकते हैं 4। यहाँ से आगे हम लिखेंगे फिर -5 प्लस माइनस 10201, इसको अगर हम रूट करें तो ये होगा 101, 101 को 2 बार गुणा करें, 101 गुणा 101 तो ये 10,201 हो जाएगी, बट्टा में हम लेंगे यहाँ से 2 इंटू 4। यहाँ से आगे लिख सकते हैं ये -5 प्लस 101 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4, और एक बार यहाँ से लेंगे -5 माइनस 101 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4। यहाँ से प्लस माइनस एक बार हम प्लस को प्लस में लेके जाएंगे, ये माइनस को माइनस लेके, दोनों को अलग अलग कर लेंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से 101 से अगर 5 घटा लेंगे तो हमारे पास आएगी यहाँ से 96, बटा में ये 4 दूनी 8, और 101 में यदि 5 को जोड़ेंगे, दोनों माइनस है तो माइनस आ जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास 106, और बट्टा में 8, ये 12 8 96 हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। तो जो x का वैल्यू होगा वो 12 होंगे, कोमा ये माइनस माइनस, चूंकि यहाँ से हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, और 2 3 6, माइनस 53/4,
तो एक आंसर होगा प्लस में 12, एक बार होगा -53/4। क्योंकि हमें n का वैल्यू मांगा गया कितने पद हैं, तो माइनस तो होगी नहीं, प्लस वाला होगा। तो जो n का वैल्यू हमसे पूछा गया था n 12 होगी। कुल कितने पद हैं, तो आंसर होगा 12 पद। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि माध्य बराबर 32 और मध्यिका बराबर 38 हो तो बहुलक ज्ञात करें। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि माध्य जो है वो 32 है, माध्य 32 और मध्यिका 38। मध्यिका 38 हमें दिया है, तो हमसे पूछा है बहुलक। बहुलक क्या होगा हमसे पूछा गया है। तो फॉर्मूला होती है कि बहुलक बराबर 3 इंटू मध्यिका -2 इंटू माध्य। 3 इंटू मध्यिका हमारे लिए 38 है, तो यहाँ से 38 लगाएंगे। -2 इंटू माध्य कितना, तो माध्य है 32। 38 को 3 से हम गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगी 8 3 24, 2 और 3 3 9 10 11 114 माइनस 32 दूनी 64। अब 114 से अगर हम 64 माइनस कर लें तो यहाँ से आएगी 50। और हमसे बहुलक पूछा था कितना होगा, तो बहुलक 50 होगा। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दो गोले के आयतन का अनुपात 1:8 है, उसके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि दो गोले का अनुपात हमें दिया है, तो यहां से हम लिख सकते हैं गोले का अनुपात। वो हमें दे रखा है 1:8। हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है, तो यहां से हम लिख सकते हैं गोले का जो अनुपात होता है वो फॉर्मूला होती है 4/3 पाई आर क्यूब। अनुपात बोला दूसरा का भी लेंगे 4/3 और पाई आर क्यूब, और उसका अनुपात दिया है 1:8। 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाएगी, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आर क्यूब 1/8। और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये r इक्वल्स टू, ये क्यूब है तो इधर जाके हम इसे क्यूब रूट कर लेंगे 1/8। अगर स्क्वायर हटाते तो रूट होता, क्यूब रूट हटाएंगे तो इधर 3 बार में एक जोड़ा बनेगा। तो यहाँ से हम इसे कह सकते हैं कि r/r बराबर 1 को हम कितना बार भी गुणा करके लिख सकते हैं इसे, और 8 पाने के लिए 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये यहाँ पे क्यूब रूट है। 3 बार में एक जोड़ा, 1 2 3 में एक बार निकलेगा, 1 2 3 में एक बार निकलेगा। यानी हम कह सकते हैं कि r/r बराबर हमारे पास आया 1/2, यानी छोटा r का वैल्यू 1 और बड़ा r का वैल्यू 2। पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, फिर 4 पाई r स्क्वायर। अनुपात दोनों गोले का अनुपात निकालेंगे, 4 से 4 कम खत्म, ये पाई से पाई खत्म, यहाँ से r का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, छोटा r के लिए 1, बड़ा r के लिए 2, इसके लिए 2 का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं ये यहाँ से आएगी, 1 को 2 बार गुणा करोगे 1, 2 का स्क्वायर 4, यानी हम कह सकते हैं कि 1:4 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगी, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है HCF 26,91 इक्वल्स टू 13 दिया है, तो LCM 26,91 ज्ञात करें। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि HCF दिया है दो संख्याओं का, एक है 26 और एक है 91। इसका जो HCF होगा वो हमें दिया है 13। तो हमसे पूछा है कि इसका LCM जो है कितना होगा, वो हमें निकालना है। तो हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कौन है, एक 26 और एक 91। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू
LCM या LCM इंटू HCF। 26 इंटू 91 ये दो संख्या का गुणनफल हो गया। HCF हमें दिया है 13, तो यहाँ से हम लेंगे 13 इंटू LCM। 13 का पहाड़ा 13 दूनी 26, 13 कम 13 और 13 दूनी 26 हम काट सकते हैं। 91 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 2 9 18, 182 बराबर LCM के LCM, यानी LCM जो होगी वो 182 होगा। यही हमसे पूछा गया था। आइए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न आंकड़ों का माध्य 50 है तो f का मान ज्ञात करें। माध्य हमें दे रखा है 50, f का मान ज्ञात करना है। तो देख सकते हैं 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100, 17, 1, 32, 24 और 19। इसका सबसे पहले हम योग निकालेंगे। योग को हम n से दर्शाते हैं या सिग्मा f से दर्शाते हैं। तो इन सबको हम जोड़ लेंगे, 17, 32, 24 और 19 सबको जोड़ लेंगे तो यहाँ से आएगी 92 प्लस में ये f से 20 तक का जोड़ लेंगे 20, 20 को 2 से भाग देंगे तो यहाँ से आएगी 10। इन दोनों को जोड़ेंगे 60, 60 का आधा कर लेंगे, यहाँ से आएगी 30। 10, 30, 20 का अंतर से जा रहा तो यहाँ से हम लेंगे 50, 50 में 20 का अंतर होगा 70 और 70 में 20 का अंतर होगा यहाँ से 90। fx निकालेंगे, यहाँ से दोनों को गुणा करेंगे, यहाँ से 17 10 का गुणा 170 हो जाएगा। 30 को f से गुणा करेंगे तो 30f हो जाएगी। ये दोनों को गुणा करेंगे 5 दूनी 10, 5 3 15 16, यानी यहाँ से आएगी आपका 1600। यहाँ से गुणा करेंगे 24 7 168, 1680। फिर यहाँ से गुणा कर लेंगे हम 19 9 171, यानी यहाँ आएगी 1710। यहाँ से हम जोड़ लेंगे सिग्मा fx का, सबको जोड़ लेंगे तो यहाँ से आएगी 516 प्लस में 30f, ये 30f आ जाएगी। माध्य बराबर सिग्मा fx डिवाइडेड बाय सिग्मा f। यहाँ से हम लिख लेंगे। फिर माध्य हमें दिया है क्वेश्चन के हिसाब से, माध्य हमें क्वेश्चन के अनुसार माध्य हमें 50 दिया गया है तो यहाँ से हम 50 बैठा लेंगे, बराबर देंगे सिग्मा fx1 हमारे पास है 5160 प्लस 30f डिवाइडेड बाय सिग्मा f का वैल्यू हमें दिया है 92 प्लस f। फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं 50, कुछ नहीं तो नीचे में 1 लगाएंगे, 5160 प्लस 30f डिवाइडेड बाय 92 प्लस f। क्रॉस गुणा कर लेंगे, यहाँ से क्रॉस गुणा कर लेंगे, यहाँ से 1 के साथ इसको गुणा कर लेंगे तो ये 1 के साथ गुणा होके 5160 प्लस 30f, इधर गुणा करेंगे तो 50 के साथ गुणा हो जाएगी, 50 गुणा 92 प्लस f। फिर हम लिख सकते हैं यहाँ से 5160 प्लस 30f इक्वल्स टू, यहाँ से गुणा करेंगे 0, 5 दूने 10, 9 5 45 और 1 46। फिर प्लस में 50 को f से गुणा करेंगे 50f। यहाँ से आगे हम इधर लिख सकते हैं इसे 30f की और ये लेकर आएंगे माइनस करके 50f बराबर इधर 4600 में माइनस कर लेंगे हम 5160। फिर यहाँ से लिख सकते हैं इससे माइनस 20f हो जाएगी, इससे इधर माइनस कर लेंगे तो इधर आ जाएगा आपका 560 माइनस में, ये यहाँ से कैंसिल कर लेंगे हम तो f बराबर हो जाएगी 560 बट्टा में 20, एक जीरो कटेगी, 28 दूने 56, यानी जो f का वैल्यू होगा वो 28 होगा और वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करती है। हमें दो बिंदु दिया गया है, एक बिंदु को हम a मान लेते हैं और उसका वैल्यू हमें दिया है -3, 10। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं -3, 10 और दूसरा बिंदु हमें दिया गया है और दूसरा बिंदु का वैल्यू है 6, -8। तो यहाँ से लेंगे 6, -8।
अब कहता है इन दो बिंदुओं को जोड़ने वाले जो रेखाखंड है उसमें एक बिंदु दिया गया है -1,6 का, तो वो किस अनुपात में विभाजित करती है। मान लियो बिंदु हम P मानते हैं, उसका हमें दिया है -1,6। तो यहाँ से हम ऐसे मान सकते हैं कि ये बिंदु जो है वो A है, ये बिंदु जो है वो B है, और इन दोनों को जोड़ने वाला एक और बिंदु जिसका नाम P है। A का हमें दिया है -3,10, B के लिए हम 6,-8 और P के लिए हमें दिया है -1,6। किस अनुपात में विभाजित करती है, माने A से P तक हम अगर M1 मानेंगे तो P से B तक M2 मानेंगे, यही हमारा रेशियो होगा। तो हम यहाँ से विभाजन सूत्र से आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ से लिख सकते हैं विभाजन सूत्र से फॉर्मूला होती है x बराबर होगी m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। यहाँ से चूंकि इसमें एक x का होता है एक y का होता है, तो x के लिए हम रखेंगे -1, कुछ नहीं तो हम नीचे 1 मान लेंगे। यहाँ से ऐसे m का m लेंगे m1 इंटू x2, यहाँ से हम ऐसे निकल सकते हैं, ये x1 लिख सकते हैं ऐसे, ये x1, ये x2, ये y1, तो ये y2। तो m1 x2 हमारे लिए 6, तो यहाँ से हम 6 ले लेंगे प्लस m2 इंटू x1 है हमारे लिए -3, तो यहाँ से हम लेंगे -3 डिवाइडेड बाय हम लिख सकते हैं m1 प्लस m2। अब यहाँ से -1/1 इक्वल्स टू, इसके साथ गुणा करेंगे तो 6m1, ये प्लस माइनस -3m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और यहाँ से क्रॉस गुणा करेंगे, इधर गुणा करेंगे तो एक के साथ ये पूरा गुणा होगी तो आ जाएगी 6m1 -3m2, ये इधर गुणा कर लेंगे तो माइनस के साथ आएगी -1 के साथ गुणा हो गया तो m1 प्लस m2। यहाँ से आगे फिर हम लिख सकते हैं ऐसे 6m1 -3m2 इक्वल्स टू -m1 प्लस माइनस -m2, और 6m1 ये इधर आके प्लस हो जाएगी, m1 इधर -m2 ये आके इधर प्लस हो जाएगा 3m2। 1 वाले को एक साइड और 2 वाले को एक साइड लेके जाएंगे, यहाँ से दोनों को जोड़ लेंगे तो 7m1, यहाँ से ये होगी 2m2, m1 ये m2 गुणा है आके इधर भाग हो जाएगी, भाग मैंने बट्टा, उधर पहले से 2 है, ये गुणा है इधर आके भाग हो जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि जो m1 रेशियो m2 है वो 2:7 हो जाएगी, और यही हमें आंसर में दिखाना था कि रेशियो क्या होगी, किस अनुपात में विभाजित होगी, तो 2:7 में विभाजित होगी। आइए अगले क्वेश्चन का हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सिद्ध करें कि cot a माइनस cos a डिवाइडेड बाई cot a प्लस cos a इक्वल्स टू cosec a माइनस 1 डिवाइडेड बाई cosec a प्लस 1। क्वेश्चन में हमें दे रखा है cot a माइनस cos a डिवाइडेड बाई cot a प्लस cos a इक्वल्स टू हमें दिया है cosec a माइनस 1 डिवाइडेड बाई cosec a प्लस 1। यहां से हम LHS से प्रूव करेंगे, तो यहां से हम लिख सकते हैं ऐसे, कोट को हम बदल लेंगे cos a बाई sin a माइनस यहां से लेंगे cos a, यहां से भी बदल लेंगे cos a बाई sin a प्लस cos a।
फिर यहाँ से इन दोनों से हम कोस कॉमन लेंगे। अगर कोस ए यहाँ से कॉमन होगा तो यहाँ 1 बचेगा, नीचे में आएगी साइन ए माइनस, ये कोस कॉमन हो गया तो यहाँ 1 आएगी। यहाँ से भी दोनों से कोस कॉमन ले लेंगे। अगर ये कोस यहाँ से कॉमन आया तो यहाँ 1 बचेगा, 1 बाई साइन ए प्लस ये कोस कॉमन हुआ है तो यहाँ पर 1 आएगी। ये कोस से कोस कैंसिल हो जाएगी, यहाँ बढ़ेंगे हम। उसके बाद यहाँ 1 बाई साइन कोसेक होता है, माइनस में 1 बाई साइन कोसेक होता है प्लस 1, और यही हमें प्रूव करना था राइट साइड में। प्रूव हो गई। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्थ परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात करें। क्वेश्चन में हमें एक आयताकार बाग दिया है, उसकी हम लंबाई चौड़ाई मान के चलेंगे। तो यहाँ से मान सकते हैं कि माना बाग यानी बागीचा की जो लंबाई है वो हम मान लेते हैं x मीटर, और जो चौड़ाई है वो हम मान लेते हैं y मीटर। हमें बोला गया है कि जो लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी ये जो x है लंबाई वो इसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अगर y से x 4 मीटर अधिक है तो ये फिर बराबर नहीं हो सकता। बराबर करने के लिए 4 हम इधर प्लस कर लेंगे, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x इधर लगे इसको माइनस कर लेंगे, बराबर में 4। इसको रखेंगे इक्वेशन 1 समीकरण 1। फिर हमसे दिया गया है का अर्ध परिमाप जो है हमें दिया है 36 मीटर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आयत की परिमाप, आयत की परिमाप बराबर होती है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। पर अगर इसका हम अर्ध परिमाप निकालेंगे, अर्ध परिमाप माने उसका आधा, परिमाप का आधा, तो ये जो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई है इसका आधा कर लेंगे, तो ये 2 से 2 कट हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो अर्ध परिमाप है वो हमें दिया है कितना, तो क्वेश्चन के अनुसार हमें दिया है 36 मीटर। पर हम जानते हैं अर्ध परिमाप का फॉर्मूला होगा, ये 2 से 2 कट गया तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि लंबाई प्लस चौड़ाई, उसके बदले हमें दिया है 36। लंबाई मेरे लिए x माने हैं और चौड़ाई को हम y माने हैं, बराबर 36। लंबाई के लिए x, चौड़ाई के लिए y, बराबर 36। और इसको रखेंगे समीकरण, यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 है x माइनस y बराबर 4, और समीकरण 2 है x प्लस y बराबर 36। जोड़ कर लेंगे दोनों को, जोड़ने पर प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से 2x बराबर ये 40 हो जाएगी, तो x बराबर 40 डिवाइडेड बाई 2 यानी यहाँ आएगी 20। तो x का वैल्यू 20 हम रख सकते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर। 1 है हमारे पास, समीकरण 1 है x माइनस y बराबर 4। तो यहाँ से लिख सकते हैं x के लिए हमारे पास है 20 माइनस y बराबर 4, और माइनस y बराबर 4 माइनस 20, प्लस है जाके माइनस कर लेंगे, तो माइनस y बराबर ये माइनस 16 होगी, 20 बड़ी इसलिए माइनस लगेगा, यहाँ से माइनस कैंसिल कर लेंगे, तो y बराबर हो जाएगी 16। तो हमसे पूछा था कि इसकी विमाएं क्या होगी, तो लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर, यही इस प्रश्न के राइट आंसर है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है AP 21, 18, 15 डॉट 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 का कौन सा पद -81 है। एक AP हमें दिया गया है, AP है हमारे लिए 21, 18, 15 डॉट डॉट डॉट, इसका कौन सा पद 81 हमसे पूछा गया। तो यहाँ से हम प्रथम पद निकाल लेंगे, 21 हो जाएगी, D निकाल लेंगे, यहाँ से 18 से 21 माइनस कर लेंगे तो -3,
कौन सा पद, यानी an हमें दिया है 81, कौन सा पद यानी हमें n निकालना है। यहाँ से हम फॉर्मूला बैठेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an माइनस 81 दे रखा है, a हमारे लिए 21 प्लस n हमें नहीं दिया माइनस 1 इंटू डी माइनस 3 दे रखा है। माइनस 81 ये 20 प्लस में इधर लेके माइनस कर लेंगे, इधर n माइनस 1 इंटू माइनस 3, दोनों माइनस में जोड़ हो जाएंगे, यहाँ से 2 यहाँ से 10 यानी माइनस 102 इक्वल्स टू होगी n माइनस 1 इंटू माइनस 3। यहाँ से आगे फिर हम लिख सकते हैं माइनस 102, ये इंटू आके डिवाइड हो जाएगी बराबर n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल होगी, यहाँ से कट सकते हैं 3 तिया 9 3 चौके 12 यानी 34 बराबर n माइनस 1। यहाँ से आगे लिख सकते हैं सर कि n माइनस 1 बराबर 34, तो n बराबर 34 ये जाके प्लस 1 हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि n बराबर 35, यानी कितने पद लेने होंगे हमें, तो 35 पद लेने होंगे, यही क्वेश्चन का राइट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि बिंदु A 6,1, B 8,2, C 9,4 और D P,3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। एक समांतर चतुर्भुज हमें दे रखा है, एक समांतर चतुर्भुज हम सबसे पहले इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं इसे। ये एक समांतर चतुर्भुज है, इसका नाम हम रख लेंगे A, B, C और D। यहां से हमें A का वैल्यू दे रखा है, A है हमारे लिए 6,1, B है हमारे लिए 8,2, C है हमारे लिए 9,4 और D का वैल्यू हमें दिया है P,3। A है 6,1, B है हमारे लिए 8,2, C है 9,4 और D है P,3। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है समद्विभाजित करती है, यानी O A बराबर OC और OB बराबर OD, यानी O BD का मध्य बिंदु है और यही O AC का भी मध्य बिंदु है। तो हम लोग मध्य बिंदु फॉर्मूला से आगे बढ़ेंगे। मध्य बिंदु फॉर्मूला में क्या करेंगे, ये जो AC है इसके लिए हम लेंगे यहाँ से इसका पहला और इसका पहला प्लस करेंगे, यानी 6 + 9, इसका पहला और इसका पहला डिवाइडेड बाई 2, कोमा लगाएंगे, फिर इसका दूसरा प्लस इसका दूसरा और डिवाइडेड बाई 2 बराबर करेंगे, फिर इधर से आएंगे इसका पहला से प्लस करेंगे, यानी 8 + P डिवाइडेड बाई 2, कोमा, फिर इसका दूसरा प्लस इसका दूसरा डिवाइडेड बाई 2। यहां से फिर हम लिख सकते हैं इसका बराबर है यहाँ पे, तो पहला का पहला से बराबर, ये पहला का हम पहला से बराबर करेंगे ऐसे और दूसरा का दूसरा से बराबर करेंगे ऐसे। तो पहला का पहला से बराबर करेंगे तो 6 + 9 डिवाइडेड बाई 2, इधर से पहला है 8 + P डिवाइडेड बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, ये 9 × 6 = 15, इधर 8 + P। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो P को रखेंगे तो ये आके माइनस हो जाएगी, तो 15 के और 8 माइनस करेंगे तो P बराबर हो जाएगी 7। तो जो P का वैल्यू होगा वो 7 होगा, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 - sin को 1 से गुणा करेंगे तो 1 - sin A हो जाएगी डिवाइडेड बाई cos A, इंटू इन दोनों से एलसीएम ले लेंगे, cos में cos A हो जाएगी, यहाँ से 1 + sin A, दोनों को गुणा कर लेंगे यहाँ से 1 - sin A 1 + sin A,
तो एक बार a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोस, और कोस गुना होगी तो यहाँ से हो जाएगी कोस स्क्वायर ए। फिर यहाँ से आगे हम लिख सकते हैं ऐसे 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगी माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर ए। यहाँ से आगे बढ़ेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर का हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो साइन को माइनस करेंगे तो कोस इधर आ जाएगी, इधर से लिखेंगे नीचे है कोस स्क्वायर, एक जैसा है कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से आएगी 1। हमें 1 ही लाना था, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि LHS जो है वो RHS से प्रूव हो गया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक पासा को एक बार फेंका जाता है, 4 से कम की संख्या पाने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो पासा में 6 फलक होती है, तो कुल परिणाम हमारे पास होगी, कुल परिणाम 1 2 3 4 5 और 6, यानी कुल परिणाम है हमारे लिए 6। हमसे पूछा गया है कि 4 से कम आने की प्रायिकता हमें ज्ञात करना है, तो अनुकूल परिणाम 4 से कम, तो 4 से कम 1 2 3 गो है, तो यहाँ से 3, इसकी प्रायिकता हमें निकालने के लिए बोला गया है। तो प्रायिकता अनुकूल बटा कुल होता है, तो अनुकूल परिणाम बटा कुल हमारे पास 6 है, कट हो जाएगी 3 एकम 3 3 दूने 6, तो इसकी जो प्रायिकता होगी वो 1/2 होगी। आशा करता हूँ समझ पा रहे हैं। मैट्रिक परीक्षा की दृष्टि से ये सारे क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो में बस यहीं तक, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।